भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1907-14। टी। सूरत के विभाजन के पश्चात भारतीय राजनीति की दिशा। उदारवादी राजनीति की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह। उग्रवादी आंदोलन का बिखरना। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति। भारत के अंदर। बंगाल। बंगाल। अनुशीलन समिति। महाराष्ट्र। चापेकर बंधु। सावरकर बंधु मित्र मेला 1899। अभिनव। भारत 1904। विदेशी भूमि। लंदन। इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905। कनाडा। तारकनाथ दास जी.डी. कुमार। अमेरिका। गदर पार्टी का गठन 1913। संप्रदायवाद की प्रगति। पृथक निर्वाचन 1909। मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन तथा स्वराज का प्रस्ताव 1913। सूरत विभाजन के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन की दशा एवं दिशा। उदारवादी राजनीति की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह। सूरत विभाजन के पश्चात कांग्रेस महज मुट्ठी भर उदारवादी नेताओं का क्लब बनकर रह गई तथा एक बार फिर वह प्रतिवेदन की राजनीति की ओर लौट गई। उदारवादी अपने कार्यक्रम एवं नीतियों को यथोचित गति प्रदान नहीं कर सके तथा युवा पीढ़ी ने उनके नेतृत्व को नकार दिया। साथ ही उदारवादी अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का व्यापक प्रचार प्रसार भी नहीं कर सके। इस कारण उदारवादी नेतृत्व ने अपनी विश्वसनीयता खो दी। उग्रवादी आंदोलन का बिखरना। सूरत विभाजन के पश्चात उग्रवादी आंदोलन भी बिखर गया। तिलक 6 वर्षों के लिए मांडले जेल भेज दिए गए। अरविंद घोष ने राजनीति से संन्यास ले लिया तथा लाला लाजपत राय अमेरिका की ओर पलायन कर गए। अजीत सिंह को देश से निर्वासित कर दिया गया एवं निर्वासन के पश्चात वे फ्रांस चले गए। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद ने राष्ट्रीय आंदोलन में उत्पन्न राजनीतिक शून्य को भरने का प्रयास किया। अतः इस काल में क्रांतिकारी घटनाओं को प्रोत्साहन मिला। इन क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों पर दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चटर्जी और स्वामी विवेकानंद जैसे चिंतकों का भी प्रभाव था। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों जैसे आयरिश विद्रोह ने भी क्रांतिकारियों को प्रभावित किया। इन क्रांतिकारियों ने विशेष रूप से वैयक्तिक वीरता पर बल दिया, जिसमें क्रूर एवं अलोकप्रिय ब्रिटिश अफसरों तथा देशद्रोहियों की हत्या करना, कोष, धनराशि एकत्र करने के लिए डाका डालना, ब्रिटेन के शत्रु देशों से सैनिक सामग्री प्राप्त करने के प्रयास करना आदि शामिल था। देश से लेकर विदेश की भूमि तक क्रांतिकारी फैल गए। भारत में बंगाल एवं महाराष्ट्र इसके प्रमुख केंद्र बने। बंगाल में प्रमुख क्रांतिकारी गुट मिदनापुर एवं कलकत्ता की अनुशीलन समिति था। इसकी स्थापना प्रमथनाथ मित्र, जितेंद्रनाथ मुखर्जी तथा बारिंद्र कुमार घोष आदि के द्वारा 1902 में की गई थी। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन का उदय 1895 में तब हुआ जब चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर रैंड तथा आयस्ट की हत्या कर दी। आगे सावरकर बंधुओं ने 1899 में मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन में
अभिनव भारत की स्थापना की। इसके अलावा रास बिहारी बोस तथा सचिंद्रनाथ सान्याल ने पंजाब, दिल्ली तथा संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन की आधारशिला रखने का श्रेय श्यामजी कृष्ण वर्मा को जाता है। कुछ अंग्रेज मित्रों की सहायता से उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक अपना एक अखबार शुरू किया। उन्होंने लंदन में 1905 में होम रूल सोसाइटी तथा इंडिया हाउस की भी स्थापना की। 1907 में नासिक के एक क्रांतिकारी दल ने डी सावरकर के नेतृत्व में इंडिया हाउस पर कब्जा कर लिया। इसी दल के एक सदस्य मदनलाल धींगरा ने 1909 में कर्नल वाइली की हत्या कर दी। पेरिस तथा जिनेवा में क्रांतिकारी मैडम भीकाजी कामा सक्रिय थी। वंदे मातरम पत्र द्वारा क्रांतिकारी विचारधारा का प्रकाशन प्रारंभ किया। क्रांतिकारियों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के प्रणेता सोहन सिंह भाखना तथा लाला हरदयाल थे। गदर साप्ताहिक पत्र इस पार्टी का मुखपत्र था। इस आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम में सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना तथा अंग्रेजों के हटने के पश्चात भारत में स्वतंत्रता एवं समानता के आधार पर एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन करना शामिल था। क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की महत्ता इस बात में है कि जब भी राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में शिथिलता आई, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद ने उसे एक नई ऊर्जा प्रदान की तथा लोगों में आत्मसम्मान एवं राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। सबसे बढ़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को अपनाया था, किंतु क्रांतिकारियों ने इस लक्ष्य को बहुत पहले ही अपना लिया था। कामागाटामाओ की घटना 1914 भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से जुड़ी है। ये प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित था। कनाडा सरकार द्वारा ऐसे भारतीयों का अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया गया था जो सीधे भारत से नहीं आए थे। वस्तुतः भारतीय मूल के व्यापारी गुरुदत्त सिंह ने कामागाटामाओ नामक एक जापानी जहाज से पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के करीब 376 यात्रियों के साथ वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया, किंतु कनाडा सरकार के सख्त रवैये के कारण कामागाटामाओ जहाज को वैंकूवर की जल सीमा को छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया गया। जहाज के कलकत्ता पहुंचते ही कुछ यात्रियों और पुलिस के मध्य झड़पें हुई, जिनमें करीब 18 यात्री मारे गए। शेष यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। संप्रदायवाद की प्रगति। भारत शासन अधिनियम 1909 ब्रिटिश सरकार द्वारा 1909 के अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना, उदारवादियों का हाथ मजबूत करना तथा उग्रवादियों की शक्ति को तोड़ना था। भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो तथा भारत सचिव मौले के नाम पर इसे मौले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। 1909 के अधिनियम को सबसे अधिक याद किया जाता है इसके पृथक निर्वाचन पद्धति के दुष्परिणामों के लिए। इसने राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में धर्म के औचित्य को सिद्ध कर दिया। इसने आगे सांप्रदायिक राजनीति के लिए मार्ग खोल दिया। वस्तुतः 1909 के अधिनियम में भौगोलिक प्रतिनिधित्व के स्थान पर विभिन्न हितों, वर्गों, धार्मिक समुदायों और जातियों के आधार पर प्रतिनिधित्व तय किया गया। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय प्रेसिडेंसी, महानगर निगमों, वाणिज्य मंडलों तथा बागान मालिकों, भूमिपतियों तथा व्यावसायिक वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। मुस्लिम चुनाव क्षेत्र के प्रावधान को ही पृथक निर्वाचन व्यवस्था कहा गया है। इस एक्ट का यही पहलू सबसे विवादास्पद भी रहा है।
इसके तहत मुस्लिमों को पहली बार पृथक निर्वाचन दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विराष्ट्रवाद का विचार पृथक निर्वाचन पद्धति की तार्किक परिणति था। मुस्लिम लीग की नीतियों में परिवर्तन तथा स्वराज का प्रस्ताव 1913 1912-13 ई में मुस्लिम लीग की राजनीति में एक नई बात देखी गई। इस लीग में यंग पार्टी के कुछ सदस्य यथा मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, जाफर अली खां और मौलाना अबुल कलाम आजाद का उदय हुआ। इन्होंने मुस्लिम लीग की नीतियों को कांग्रेस की नीतियों के निकट ला दिया। इन्हीं के प्रभाव में 1913 ई में लखनऊ अधिवेशन में लीग ने भी स्वराज के लक्ष्य को अपना लिया। अब लखनऊ पैक्ट की भूमिका तैयार हो गई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। राष्ट्रवाद की प्रगति। होम रूल आंदोलन, गदर आंदोलन, युवा वर्ग का मोहभंग, किसानों की जागृति, संप्रदायवाद की प्रगति, 1916 का लखनऊ पैक्ट, 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध 1914-19 ई में ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी एक युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया था। हालांकि इस युद्ध में भारत प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं था, फिर भी इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर व्यापक प्रभाव डाला, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था, क्रांतिकारी गतिविधियों तथा राजनीतिक क्षेत्र में विशेष तौर पर देखा जा सकता है। एक तरह से इसने राष्ट्रीय आंदोलन में नई ऊर्जा एवं गति ला दी। होम रूल आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति में जब एक तरफ गांधी जी एवं अन्य भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश के साथ युद्ध प्रयास में सहयोग की नीति अपनाई जा रही थी, उस समय तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट ने पृथक पृथक होम रूल लीग का गठन कर होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। होम रूल शब्द आयरलैंड से लिया गया था और उसका बल स्वराज अथवा स्वशासन प्राप्त करने पर रहा था। सबसे पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने अपनी संस्था के द्वारा कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई छोड़कर मध्य प्रांत तथा बरार में जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम निर्धारित किया। भारत के शेष हिस्सों की जिम्मेवारी सितंबर 1916 में स्थापित एनी बेसेंट की लीग को दी गई। इस आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम राजनीतिक विषयक एवं जन जागरण संबंधी पुस्तिकाओं का प्रकाशन एवं विक्रय, राजनीतिक विषयों पर वाद विवाद एवं भाषण आयोजित करवाना, समाज सेवा करना तथा जनसभाएं आयोजित करवाना निर्धारित किए गए। तिलक ने मराठा एवं केसरी समाचार पत्रों को होम रूल आंदोलन की अवधारणा स्पष्ट करने तथा प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया था। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया जैसे पत्रों के माध्यम से अपनी लीग के उद्देश्यों का प्रचार किया। तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा तथा भाषाई राज्यों की मांग को स्वराज्य की मांग के साथ जोड़ दिया। तिलक ने ये घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यद्यपि यह सत्य है कि होम रूल आंदोलन अपने लक्ष्य को वास्तविक रूप से प्राप्त किए बगैर बिखर गया, तथापि इसने कुछ दीर्घकालिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की। इसने नए क्षेत्रों में आंदोलनकारी राजनीति का प्रसार कर आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। इससे पहले आंदोलन का फैलाव बंगाल, महाराष्ट्र अथवा पंजाब तक ही सीमित रहा था। इस आंदोलन ने भावी राष्ट्रीय आंदोलन को अनेक महत्वपूर्ण नेता भी प्रदान किए। उदाहरण के लिए मद्रास में सत्यमूर्ति, बंगाल में सीआर दास,
संयुक्त प्रांत में जवाहरलाल नेहरू आदि। सबसे बढ़कर होम रूल आंदोलन की महत्ता इस बात में है कि यह गांधीवादी चरण के आंदोलन से पूर्व पहला अखिल भारतीय स्तर का जन आंदोलन था। इसने सदा के लिए आंदोलन के रुख को उदारवादी चरण से जन आंदोलन की तरफ मोड़ दिया। गदर आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी संगठनों की गतिविधियों में तेजी देखी गई। इस काल में क्रांतिकारियों ने विदेशों से सहायता लेकर भारत में ब्रिटिश सत्ता का तख्ता पलटने का प्रयास किया। इसी क्रम में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना एवं भाई परमानंद द्वारा 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गठित गदर पार्टी ने प्रथम विश्व युद्ध का फायदा उठाकर यूरोप से भारत तक बड़ा नेटवर्क स्थापित कर लिया और ब्रिटिश सरकार का तख्तापलट करने का प्रयास किया। हालांकि उसकी योजना सफल नहीं रही, परंतु गदर आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रवादी चेतना को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। इस पार्टी द्वारा अंग्रेजी, हिंदी एवं गुरुमुखी भाषा में गदर नामक पत्र का प्रकाशन कर क्रांतिकारी विचारधारा को प्रोत्साहित किया गया। युवा वर्ग का मोहभंग। सामान्यतः युवा वर्ग पश्चिमी सभ्यता को सबसे अच्छा समझता था तथा उससे प्रभावित रहता था, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के काल में उसने यूरोप में जो खून खराबा देखा, इससे उसका पश्चिमी सभ्यता से मोह भंग हो गया। इस कारण भी आंदोलन की मन स्थिति बनी। किसानों की जागृति। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत से बाहर भेजे गए सैनिक जब अपने गांव की ओर गए तब उन्होंने पश्चिमी सभ्यता की कमजोरियों को उजागर किया। इस कारण किसानों में राजनीतिक जागृति आई। संप्रदायवाद की प्रगति। 1916 का लखनऊ पैक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि मुस्लिम लीग ने स्थापना के समय से ही ब्रिटिश राज पक्षधर नीति अपना ली थी, परंतु 1910 के पश्चात इस पर मुस्लिम राष्ट्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ने लगा। इसके परिणामस्वरूप 1913 में मुस्लिम लीग ने स्वराज के लक्ष्य को अपना लिया। इस प्रकार लक्ष्य के स्तर पर मुस्लिम लीग कांग्रेस के निकट आ गई। उसकी तार्किक परिणति थी 1916 का लखनऊ पैक्ट। इस पैक्ट में कांग्रेस और लीग ने मिलकर स्वराज की मांग को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। बदले में कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया। ये कांग्रेस के निर्णय की भूल मानी जाती है, क्योंकि कांग्रेस ने अनजाने में राजनीति में धार्मिक पहचान को स्वीकृति देकर सांप्रदायिक शक्ति को बढ़ावा दे दिया। 1919 का भारत शासन अधिनियम स्वशासन के मुद्दे पर एक होम रूल आंदोलन चलाया जा चुका था, अतः 20 अगस्त 1917 की अगस्त घोषणा में स्पष्ट रूप में ये कहा गया कि भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य स्वशासन का विस्तार करना है। किंतु कुल मिलाकर 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बिल अन्य बातों की बजाय साम्राज्यवादी हित में लाया गया था। सिद्धांततः इस सुधार बिल में पृथक निर्वाचन पद्धति की आलोचना की गई, किंतु व्यवहार में इसे न केवल बने रहने दिया गया बल्कि इसका विस्तार भी किया गया। अब सिख, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपियों को भी यह अधिकार मिल गया। मतदान का विस्तार किया गया, परंतु शहरी बुद्धिजीवियों की तुलना में ग्रामीण कुलीनों को अधिक मताधिकार दिया गया, ताकि वे विधानमंडलों में ब्रिटिश सहयोगी तथा परिवर्तन विरोधी शक्ति के रूप में कार्य कर सकें। इसके माध्यम से भारतीय राजनीति का प्रांतीयकरण हुआ। फिर इसने संप्रदायवाद को भी प्रोत्साहन दिया। दरअसल केंद्रीय स्तर पर भारतीयों को सरकार में कोई भागीदारी नहीं दी गई, जबकि सीमित रूप में ही सही प्रांतीय स्तर पर भारतीयों को राजनीति में भागीदारी मिली।
इस कारण भारतीय नेता प्रांतीय राजनीति की ओर मुड़ गए। इससे राजनीति का प्रांतीयकरण हो गया। वहीं हिंदू नेता हिंदू बाहुल्य प्रांतों की ओर तथा मुस्लिम नेता मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों की ओर मुड़ गए। इस कारण राजनीति का सांप्रदायिकरण हुआ। अभ्यास प्रश्न: प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय आयाम जोड़ दिए। इस कथन का परीक्षण कीजिए। प्रश्न विश्लेषण है। ये प्रश्न अपने स्वरूप में हाइपोथेटिकल है। कीवर्ड्स हैं प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय आयाम। उत्तर: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव दो रूपों में व्यक्त होता है। प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन में तीव्रता आई, दूसरे वह अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से जुड़ गया। इसे निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। स्वराज अथवा स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाने के लिए तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा पृथक होम रूल लीग का गठन कर होम रूल आंदोलन चलाया गया। होम रूल शब्द आयरलैंड से लिया गया था, अतः यह आयरिश स्वशासन के विचार से प्रभावित था। उसी प्रकार भारत एवं भारत से बाहर युवाओं द्वारा क्रांतिकारी राष्ट्रवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गदर आंदोलन ने निभाई। यह वह काल था जब भारतीय क्रांतिकारी वैश्विक स्तर पर होने वाले साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के प्रभाव में आ गए थे। युद्ध के बाद गांधी जी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन का संचालन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन भी कहीं न कहीं वैश्विक स्तर पर होने वाले साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन से प्रेरित था। अंत में प्रथम विश्व युद्ध के मध्य ही ओटोमन खलीफा का मुद्दा उभरा, जो आगे खिलाफत आंदोलन का आधार बना। इसके अतिरिक्त विदेशी मोर्चे से लौटते हुए सैनिक किसानों के बीच में जागृति ला रहे थे, अतः इस काल में अनेक किसान सभाएं गठित हो रही थीं। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय आयाम जोड़ दिया।